एक सदी के उस मोड़ पर, जब भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था, एक छोटा सा तटीय शहर था, रामेश्वरम। यह शहर जितना पवित्र था, उतना ही शांत और सरल। समंदर की लहरों की तरह वहां के लोगों का जीवन भी बहता हुआ था, सादा, नियमित, लेकिन भीतर एक अज्ञात ऊर्जा से भरा हुआ। इसी रामेश्वरम की गलियों में एक लड़का रोज सुबह उठकर अखबार बांटता था। उसका नाम था अबुल पकीर जैनुलाबदीन अब्दुल कलाम। वह एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार से आता था, जहां अनुशासन, ईमानदारी और आध्यात्मिकता का गहरा मेल था। पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे, जो बिना किसी शिक्षा के भी बुद्धिमत्ता और लोगों की मदद के लिए जाने जाते थे। माँ अशियम्मा एक सच्ची भारतीय गृहिणी थीं, जिनके हाथों का बना खाना पूरे मोहल्ले में मशहूर था। अब्दुल कलाम का जीवन संघर्षों से शुरू हुआ था, लेकिन उसमें कभी शिकायत नहीं थी। बस एक जिज्ञासा थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की। वह बचपन से ही विज्ञान और उड़ान से आकर्षित था। मंदिर की घंटियां, मस्जिद की अजान और समुद्र की लहरें, इन तीनों की संगति में वह बड़ा हुआ। इन ध्वनियों ने उसकी आत्मा में कुछ बो दिया था, एक ऐसी सोच जो सीमाओं को नहीं मानती थी। वह स्कूल में एक औसत छात्र था, लेकिन उसकी जिज्ञासा असाधारण थी। वह अपने अध्यापक अय्यादुरई सोलोमन से बेहद प्रभावित था, जो अक्सर छात्रों को जीवन का बड़ा चित्र समझाते थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उड़ते पक्षियों की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो तुम जो चाहो वो बन सकते हो। यह वाक्य अब्दुल कलाम के जीवन की नींव बन गया। उनका सपना था उड़ान, लेकिन उस समय के भारत में यह सपना किसी गरीब लड़के के लिए एक कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर भी वह डटा रहा। उसकी आंखों में वैज्ञानिक बनने का सपना था और दिल में राष्ट्र की सेवा करने की भावना। मैट्रिकुलेशन के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में फिजिक्स की पढ़ाई की। यहां उन्होंने अपनी मेहनत और अनुशासन से सबको प्रभावित किया, लेकिन कुछ था जो अधूरा था। उन्हें विज्ञान का वह पहलू चाहिए था जो उन्हें आकाश की ओर ले जाए। इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। MIT में दाखिला लेना आसान नहीं था। उस समय उनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने गहने गिरवी रखकर उसका भविष्य खरीदा। यह बलिदान कलाम कभी नहीं भूले। MIT में जब उन्हें पहला प्रोजेक्ट मिला, एक विमान का डिजाइन तैयार करने का, तो वे उसमें इस कदर डूब गए कि दिन रात बस एक ही चीज सोचते रहे, क्या मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं जो एक दिन भारत को गौरव दिलाए। उनका प्रोजेक्ट बेहद चुनौतीपूर्ण था। समय कम था, संसाधन सीमित थे, लेकिन उनका समर्पण अपार था। एक बार उनके गाइड ने कहा, अगर तुम 2 दिन में यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। यह सुनते ही कलाम ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। बिना रुके, बिना थके 24 घंटे लगातार काम किया। जब वह प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ, तो उस डिजाइन में न केवल तकनीकी समझ थी, बल्कि उसमें आत्मा भी थी। यहीं से सबने समझा, यह लड़का कुछ अलग है। MIT से निकलने के बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में नौकरी शुरू की। वहां वे एक हॉवरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन मन कहीं और था। वो चाहते थे कुछ ऐसा जिससे वे आसमान छू सकें। तभी उन्हें ISRO में शामिल होने का मौका मिला। यहां से उनके जीवन की असली उड़ान शुरू हुई। ISRO में उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था SLV-3, यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत अपने पहले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना चाहता था, और यह जिम्मेदारी अब्दुल कलाम के कंधों पर थी। टीम युवा थी, अनुभव सीमित था, लेकिन जोश अपार था। प्रोजेक्ट के हर चरण में बाधाएं थीं, तकनीकी, आर्थिक और राजनीतिक, लेकिन कलाम की नेतृत्व शैली कुछ ऐसी थी कि पूरी टीम को एक मिशन की तरह काम करने की प्रेरणा मिलती थी। वे कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी हार नहीं मानते थे। जब रॉकेट का पहला परीक्षण फेल हुआ, तो कलाम ने पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ली। उन्होंने प्रेस के सामने कहा, यह मेरी असफलता है। लेकिन जब अगली बार सफलता मिली, तो उन्होंने पूरी टीम को आगे किया और खुद पीछे खड़े हो गए। यही थी उनकी असली ताकत, विनम्रता। SLV-3 की सफलता ने भारत को उस क्लब में शामिल कर दिया जहां तक पहुंचने का सपना भी मुश्किल था।
इसके बाद अब्दुल कलाम का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। वे सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रह गए थे, वे बन चुके थे एक आदर्श, एक प्रेरणा। इसरो के बाद उन्होंने डीआरडीओ में अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के निर्माण में नेतृत्व किया। यहीं से उन्हें मिला नाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन उनके जीवन की यह उड़ान यहीं नहीं थमी। अब्दुल कलाम का जीवन उस दौर में प्रवेश कर चुका था जहां विज्ञान, राष्ट्रभक्ति और नेतृत्व तीनों उनके भीतर समाहित हो चुके थे। SLV-3 की सफलता के बाद वे सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रहे थे, वे एक राष्ट्रीय धरोहर बन चुके थे। भारत एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहा था जहां तकनीकी आत्मनिर्भरता का सपना देखा जा रहा था और उस सपने की धुरी पर खड़े थे डॉ. A.P. अब्दुल कलाम। इसरो से विदाई लेने के बाद उन्होंने फिर से DRDO का रुख किया। वहां उनका उद्देश्य था भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। वह दौर था 1980 और 1990 के बीच का, जब भारत को बार बार बाहरी दबावों का सामना करना पड़ता था। विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कलाम इसे तोड़ना चाहते थे। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की शुरुआत की। यह भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। इस परियोजना के तहत 5 प्रमुख मिसाइलों पर काम शुरू हुआ: पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि। ये मिसाइलें सिर्फ तकनीकी वस्तुएं नहीं थीं, वे आत्मसम्मान, सुरक्षा और संप्रभुता के प्रतीक बन चुकी थीं। कलाम का नेतृत्व इस प्रोजेक्ट में निर्णायक रहा। वे केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक प्रेरक वक्ता, एक सुलझे हुए रणनीतिकार और एक संवेदनशील इंसान भी थे। वे हर दिन अपनी टीम के साथ रहते, उनके साथ भोजन करते और छोटी छोटी समस्याओं में उनका मार्गदर्शन करते। वे मानते थे, अगर आप लोगों को सपने दिखा सकें तो वे उन्हें सच भी कर सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने एक और ऐतिहासिक योगदान दिया, भारत के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में। वर्ष था 1978 और भारत की प्रतिष्ठा, आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति का युगांतकारी क्षण आने वाला था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को चौंका दिया, पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण करके। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम थी। लेकिन अगर कोई चेहरा सबसे ज्यादा चमका तो वह था डॉ. APJ अब्दुल कलाम का। इन परीक्षणों की योजना इतनी गुप्त थी कि अमेरिका की सैटेलाइट भी उसे पकड़ नहीं पाई। कलाम और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की, रेगिस्तान की गर्मी और चुप्पी के बीच विज्ञान की गर्जना को जन्म दिया। और फिर वह दिन आया जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया, हम भी सक्षम हैं और अब हमारी सुरक्षा किसी और पर निर्भर नहीं। इन परीक्षणों के बाद डॉ. कलाम केवल एक वैज्ञानिक नहीं रह गए थे, वे बन चुके थे एक राष्ट्रीय नायक। उनका सरल स्वभाव, युवाओं के प्रति लगाव और आत्मानुशासन का जीवन उन्हें हर वर्ग में प्रिय बना रहा था। वे स्कूलों और कॉलेजों में जाते, छात्रों के साथ बैठते और उन्हें कहते, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। और फिर 2002 में भारत ने एक असाधारण निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो राजनीति से ऊपर, विचारधारा से परे और प्रेरणा से भरा हुआ था। भारत ने डॉ. APJ अब्दुल कलाम को देश का 11वां राष्ट्रपति चुना। जब यह समाचार पूरे देश में फैला तो जैसे दिलों में रोशनी भर गई। एक वैज्ञानिक जिसने अपनी पूरी जिंदगी प्रयोगशालाओं में बिताई थी, अब राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठने वाला था। उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, न ही वे किसी दल से जुड़े थे। फिर भी हर किसी ने उन्हें स्वीकार किया अपने दिल से। राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद भी उनका स्वभाव वैसा ही रहा, सादा, विनम्र और सेवा में समर्पित। वे जनता के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने बच्चों से पत्रों का उत्तर देना कभी बंद नहीं किया। वे सुरक्षा घेरे में रहकर भी छात्रों के बीच पहुंच जाते और उनकी आंखों में वही चमक होती जो एक वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में होती है। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने अनेक ऐसे कदम उठाए जो पहले शायद ही किसी राष्ट्रपति ने उठाए थे। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को ईमेल अपनाने की सलाह दी। डिजिटल इंडिया की नींव वहीं से पड़ने लगी। उन्होंने इंडिया 2020 नामक एक दृष्टि दस्तावेज तैयार किया, जिसमें उन्होंने एक विकसित भारत की परिकल्पना की थी।
उनका मानना था कि अगर ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बना दिया जाए तो पूरा देश विकास की दिशा में दौड़ने लगेगा। वे कहते थे, क्रिएटिविटी इज द की टू सक्सेस इन द फ्यूचर एंड प्राइमरी एजुकेशन इज वेयर टीचर्स कैन ब्रिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन एट दैट लेवल। राष्ट्रपति भवन में उनका कार्यकाल जितना गरिमामय था उतना ही प्रभावशाली भी। उन्होंने हर उस फाइल को पढ़ा, हर उस मुद्दे पर सवाल पूछा और कभी कोई निर्णय सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं लिया। उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए भी अपने वैज्ञानिक मन को कभी मरने नहीं दिया। वे देश की हर युवा पीढ़ी से कहते, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखिए। उनकी सादगी का एक उदाहरण तब देखने को मिला जब एक बार राष्ट्रपति भवन में उनके एक रिश्तेदार उनसे मिलने आए। किसी ने उनसे पूछा, क्या आपके अतिथि वीआईपी पास से आए हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वे मेरे लिए वीआईपी नहीं हैं, वे मेरे अपने हैं। उनका जीवन किसी सजीले चित्र की तरह नहीं था। वह तो जैसे एक जन्म से मृत्यु तक चलती हुई साधना थी, जो हर पल देश को समर्पित रही। 2007 में जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन छोड़ा तो उनके चेहरे पर कोई दुख या थकान नहीं थी। वे मुस्कुरा रहे थे, वही विनम्र मुस्कान जो वर्षों से भारत ने एक मिसाइल वैज्ञानिक के रूप में देखी थी और फिर एक राष्ट्रपति के रूप में महसूस की थी। लेकिन उनके भीतर एक नई आग जल रही थी, एक और बड़े मिशन की। अब उनकी राह राजनीतिक नहीं थी और न ही प्रशासनिक। अब उनकी दुनिया थी युवा पीढ़ी। उन्होंने देश के कोने कोने में जाना शुरू किया। छोटे गांवों, स्कूलों, कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों, यहां तक कि जेलों और सीमावर्ती इलाकों तक हर जगह जाकर उन्होंने युवाओं से संवाद किया। वे कहते, मुझे हर साल लाखों छात्रों से मिलने का सौभाग्य मिलता है। उनकी आंखों में एक सपना होता है, मेरा काम है उन्हें उस सपने को हकीकत में बदलने की राह दिखाना। उनका मानना था कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा जनसंख्या है और अगर उन्हें दिशा मिल जाए तो भारत को कोई नहीं रोक सकता। वे भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे, न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि चरित्र, विज्ञान और नैतिक मूल्यों में भी। उन्होंने इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम जैसी किताबों में वह सपना साफ शब्दों में रखा। उन्होंने कहा, 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना संभव है अगर हम 5 क्षेत्रों पर काम करें: कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और आईसीटी, सूचना एवं संचार तकनीक। उनके लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीनों की बात नहीं थी, वह एक मिशन था। उन्होंने पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज की परिकल्पना दी, जिससे गांवों को शहर जैसी सुविधाएं मिल सकें बिना शहरीकरण के बोझ के। वे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी जैसे संस्थानों में जाकर लेक्चर देते, लेकिन उनका लहजा कभी अकादमिक नहीं होता था, वह मानवीय होता था। वे छात्रों से कहते, छोटा सोचने की आदत छोड़ो, तुम जो चाहो वो बन सकते हो अगर तुम में मेहनत करने का साहस हो। उनके जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने बिना कोई प्रसिद्धि चाहे किसी को राह दिखाई। एक बार एक छात्र ने पूछा, सर, मैं एक साधारण परिवार से हूं, क्या मैं वैज्ञानिक बन सकता हूं? उन्होंने उत्तर दिया, बिल्कुल। विज्ञान किसी वर्ग, जाति या स्थिति को नहीं देखता, वह सिर्फ लगन और कल्पना देखता है। कलाम ने युवाओं को केवल प्रेरित नहीं किया, उन्होंने खुद को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा, भाषण दिए, शोध में हिस्सा लिया और यहां तक कि शिक्षण भी शुरू किया। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी और IIM शिलोंग जैसे संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। हर जगह उनकी एक ही शैली होती, आत्मीयता। वे मंच से उठकर छात्रों के बीच बैठ जाते, उनसे सवाल पूछते और उनकी आंखों में सपनों की चिंगारी देखते। उनका जीवन बिल्कुल संयमित था। सुबह जल्दी उठना, योग और ध्यान करना, पढ़ना, लिखना और राष्ट्र को समर्पित करना, यही उनकी दिनचर्या थी। वे कहते थे, When you are inspired by some great purpose, all your thoughts break their bonds. उनकी किताबें Wings of Fire, Ignited Minds, My Journey और Turning Points आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। इनमें से Wings of Fire में उन्होंने लिखा, यह मेरी आत्मकथा नहीं बल्कि उस आग की कहानी है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनने की हिम्मत देती है। उनकी बातें सीधी होती थीं,
लेकिन उनके प्रभाव गहरे। वे बच्चों को कहते, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल गेट ओनली अ मैसेज। रीड फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडियाज टू गेट सक्सेस। और फिर एक दिन वह पल आया जिसे देश कभी नहीं भूल पाएगा। 27 जुलाई 2015 को डॉ कलाम IIM शिलोंग में छात्रों को क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ विषय पर लेक्चर देने गए थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन शरीर कुछ थका हुआ लग रहा था। जैसे ही उन्होंने मंच पर जाना शुरू किया, उन्होंने मुस्कुराकर छात्रों की ओर देखा और कहा, आर यू कंफर्टेबल? यह उनके आखिरी शब्दों में से एक था। लेख पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही वे गिर पड़े। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ईश्वर ने उन्हें बुला लिया था। एक राष्ट्र जो उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल कहता था, स्तब्ध था। उनका जाना केवल एक इंसान का अंत नहीं था, वह एक युग का अंत था। लाखों छात्र रो रहे थे। हर गली, हर शहर, हर गांव एक ही बात कह रहा था, हमारे कलाम अब नहीं रहे। सरकार ने उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। उनके पार्थिव शरीर को पहले दिल्ली, फिर मदुरई और अंत में रामेश्वरम ले जाया गया, उसी स्थान पर जहां से उनकी उड़ान शुरू हुई थी। और फिर 30 जुलाई 2015 को समुद्र की लहरों के पास उनकी समाधि बनी और उस पर लिखा गया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन यह सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, यह एक युग का सार था। जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो आमतौर पर वह एक खालीपन छोड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जाना एक नई शुरुआत बन जाता है। डॉ. APJ अब्दुल कलाम का निधन वैसा ही एक क्षण था। वे शारीरिक रूप से भले ही इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनका विचार, उनका दर्शन, उनकी आग आज भी जीवित है। करोड़ों दिलों में, कक्षाओं में, लैब्स में और सबसे अधिक सपनों में। उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उनकी सोच थी। वे कहते थे, ड्रीम इज नॉट द थिंग यू सी इन स्लीप, बट इट इज द थिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। यानी सपना वह नहीं जो नींद में आता है, सपना वह है जो नींद नहीं आने देता। उन्होंने बार बार दोहराया कि भारत का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब उसका हर युवा, हर बच्चा जिम्मेदार, प्रेरित और आत्मनिर्भर बनेगा। उनका संदेश सीधा था, किसी नेता या व्यवस्था पर निर्भर मत रहो, अपने भीतर की रोशनी को जलाओ। उनके विचार न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में गूंजे। संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे घोषित किया, जो इस बात का प्रमाण है कि वह सिर्फ एक भारतीय वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, वे मानवता के प्रेरणा स्रोत थे। वे विज्ञान, आध्यात्मिकता और नैतिकता के अद्भुत समन्वय थे। उनका मानना था कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि सहायक हैं। वे भगवद गीता पढ़ते थे, कुरान के आयतों का अध्ययन करते थे और बाइबल के सिद्धांतों को आत्मसात करते थे। एक बार उन्होंने कहा था, फॉर ग्रेट मेन रिलीजन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, स्मॉल पीपल मेक रिलीजन अ फाइटिंग टूल। उन्होंने कभी भी ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा। उन्होंने छात्रों को रोबोटिक्स, सस्टेनेबल एनर्जी, रक्षा अनुसंधान और नैतिक नेतृत्व जैसे विषयों पर काम करने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार क्रिएटिविटी पस राइचियसनेस एज ग्रेट सिटीजन्स, और यही वह सूत्र था जिसे वे भारत के हर युवा को सौंपना चाहते थे। उन्होंने कई संस्थाओं को सहयोग दिया, जैसे कैलम फाउंडेशन, लीड इंडिया मूवमेंट और व्हाट कैन आई गिव मिशन, जो देश के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना जगाते थे। उनके नाम पर कई पुरस्कार, पुस्तकालय, सड़कों और संस्थानों का नामकरण हुआ, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान वही रही जो एक बच्चा उन्हें देता था, कलाम सर। उनकी किताब ट्रांसेंडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी जी में उन्होंने आध्यात्मिक अनुभवों की चर्चा की। उन्होंने यह बताया कि कैसे वैज्ञानिक होने के बावजूद उन्हें जीवन में संतुलन मिल सका, क्योंकि वे आत्मा और चेतना के सिद्धांतों को भी समझते थे। उनका जीवन संतुलन का उदाहरण था, विज्ञान और मानवता के बीच, कर्तव्य और करुणा के बीच, अनुशासन और सहजता के बीच। एक वैज्ञानिक जो हर प्रयोग में जीवन देखता था और एक शिक्षक जो हर छात्र में राष्ट्र देखता था। उनके निधन के बाद उनकी समाधि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल के रूप में रामेश्वरम में बनाई गई। वहां जाकर कोई भी व्यक्ति महसूस कर सकता है कि इस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने कितनी असाधारण ऊंचाइयों को छुआ।
इस समाधि में कलाम की जीवन गाथा चित्रों, प्रतिमाओं और पुस्तकों के माध्यम से सजी हुई है और एक कोना वहां ऐसा भी है जहां बच्चों की बनाई पेंटिंग्स रखी जाती हैं, जैसे कलाम अभी भी उन बच्चों से संवाद कर रहे हों। उनकी विरासत केवल उन मिसाइलों या वैज्ञानिक खोजों में नहीं है, बल्कि वह हर उस युवा में है जो अपने गांव से निकलकर कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। हर उस बच्चे में है जो परीक्षा में असफल होने के बाद भी हार नहीं मानता। हर उस शिक्षक में है जो छात्रों को सिर्फ किताबें नहीं, उड़ान भी सिखाता है। कलाम का जीवन बताता है कि एक व्यक्ति अगर उसका संकल्प अडिग हो तो वह समय, संसाधन, स्थिति, इन सभी सीमाओं को तोड़कर देश के लिए एक दीप बन सकता है। उनकी अंतिम इच्छा थी, मुझे कब्र पर कोई संगमरमर नहीं चाहिए, मुझे बस छात्रों के बीच रहना है। आज अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि वो क्या बनना चाहता है, तो जवाब आता है कलाम बनना है। क्योंकि कलाम एक नाम नहीं, एक विचार है। क्योंकि कलाम एक वैज्ञानिक नहीं, एक आंदोलन है। क्योंकि कलाम इस देश की आत्मा में रचे बसे वो शब्द हैं जो हर पीढ़ी को यही कहते हैं, आपका भविष्य आप पर निर्भर करता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए।